बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं सना गौरी। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत पहले से ये बात की जा रही थी कि कुछ सरप्राइजेस आने वाले हैं। अब वो सरप्राइजेस क्या थे, ये वज़ीर आज़म साहब के ख़िताब के बाद सामने आ चुका है कि वज़ीर आज़म साहब ने रिलीफ पैकेजेस का ऐलान कर दिया है, जिससे अवाम बड़ी खुश है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और कहीं ना कहीं खान साहब प्रेशर में नज़र आते हैं कि यहाँ पे होने क्या जा रहा है। तकरीर हुई, खिताब हुआ, खिताब भी काफ़ी अरसे बाद हुआ, बाकायदा तौर पे ऐलानात किए गए, पेट्रोल की प्राइस में कमी की गई, लेकिन हकीकत ये है कि ये प्राइस को सस्टेनेबल लगती नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि जब आलमी सतह पे पेट्रोल की प्राइस $100 फ़ी बैलन हो गया हो, तो उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि आप यहाँ पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस कम कर सकते हैं। यानी कि अगर ये प्राइस कम की भी जाती हैं तो उसके बाद ये जो बोझ है वो किस पे पड़ेगा? ये यकीनन ये आप पे और मुझ पे ही पड़ेगा। आपकी और मेरी तनख्वाहों से ही, आपके और मेरे पेट को काट के ही टैक्स लिया जाएगा। उसके बाद ये पैकेजेस होंगे। अब अभी तक गवर्नमेंट पाकिस्तान के बाद जो रियलिटी है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि इतना कोई बजट मौजूद नहीं है, ख़जाने में इतना पैसा मौजूद नहीं है। जब आप कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम 55,000 अरब रुपए के जो है वो बोझ में दबी हुई है, तो ये कैसे मुमकिन है कि रिलीफ इस वक्त दिया जाए? ये वैसे ही फार्मूला है जैसे पहले लोग देते हुए आए, पहली गवर्नमेंट देते आई। यानी कि आखिरी साल में आप महंगाई कम करें और उसका बोझ जो है वो आगे अवाम को भुगतना पड़े, आगे की गवर्नमेंट को भुगतना पड़े। अब 1.5 साल है, अगर 1.5 साल ये कंप्लीट कर जाते हैं और बहुत हद तक अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं इस पर हम बात करेंगे, लेकिन 1.5 साल अगर पीटीआई की गवर्नमेंट ये मुकम्मल कर भी जाती है तो क्या आगे आने वाली गवर्नमेंट इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएगी? क्या मुल्क के ख़जाने में इतना पैसा होगा कि इस वक्त जो रिलीफ देने की बात की जा रही है वो मुकम्मल होगी? बात ये नहीं है कि रिलीफ दी गई या नहीं दी गई, आवाम को रिलीफ देना ज़रूरी था। दूसरी तरफ बात ये करते हैं, अदम एतमाद की तहरीक पे भी बात हो रही है, वो भी एक मसला है। दूसरी तरफ यहाँ पे मार्च के भी किस्से हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी निकल पड़ी है जनाब इस्लामाबाद के सफ़र की तरफ, और दूसरी तरफ पीटीआई का भी जो है एक सफ़र जारी है। उन्होंने भी धरने वरने दिए हुए हैं, उनका भी एक मार्च जारी है। एक मार्च होने वाला है, 23 मार्च को होने जा रहा है। ये सारी सिचुएशन क्या कह रही है इस वक्त गवर्नमेंट प्रेशर में? और फिर चौधरी बिरादरान से मुलाकात भी एक अहम पेशरफ्त है जो कि इमरान खान साहब की तरफ से हुई है। मेरे साथ इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब एडवोकेट राजा राशिद अली साहब। आपका ताल्लुक PSP से है सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। उनके साथ मौजूद हैं शारिक वकार साहब, आप तजियाकार हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले एडवोकेट राजा राशिद अली साहब आपकी तरफ आएंगे। क्या समझते हैं, कोई खुशगुमानी रखनी चाहिए अवाम को कि सब कुछ बेहतर होने जा रहा है? क्या ये लॉलीपॉप दिया गया है या वाकई तहरीक इंसाफ का जो वादा था वो उसको मुकम्मल करने जा रही है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर तो तसलसल होता, कंसिस्टेंसी होती शुरू से, डे 1 से, क्योंकि गवर्नमेंट में आने से पहले, फेडरल गवर्नमेंट में आने से पहले पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी KPK के अंदर, तो वो जब फेडरल में आने से पहले उनके बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहीं कि हमारे पास बहुत सारे मास्टर प्लान्स हैं और ये हम करप्शन ख़त्म कर देंगे, महंगाई का ख़ात्मा हो जाएगा। तो ये 3.5 साल इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। 3.5 साल में ऐसा कुछ भी ना उनका कोई प्लान नज़र आया, ना कंट्रोल नज़र आया, चाहे वो इकनॉमिकली, चाहे प्राइस कंट्रोल है या किसी भी तक, या करप्शन का कंट्रोल है। उनके अपने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व जो हैं वो नज़र आए। और अभी जो ये जो पेट्रोल प्राइस की जो बात है, ये तो बिल्कुल एक कॉमन मैन की भी बिल्कुल थिंकिंग ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मार्चेस हो रहे हैं, इसका जो लेवल है उसको डाउन करने के लिए, उसका मोमेंटम कम करने के लिए जनरल पब्लिक में एक मैसेज जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है कि हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि ये कम जो है हम इसको करें। और ये कैसे करेंगे? कैसे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ज़ाहिर है आपने फिर वो पैरामीटर सारे देने पड़ेंगे। पहले जब कीमतें इन्होंने बढ़ाई तो इनके मिनिस्टर्स टीवी पे बैठ के जस्टिफाई करते रहे, फ़लाने मुल्क में ये प्राइसेस हैं, फ़लाने मुल्क में ये हैं। तो आज तो जैसे आपने 100 बैरल का वो डॉलर का वो बताया कि उसमें तो एज सच कोई ऐसी वो इंटरनेशनली कोई तब्दीली नहीं आई कि जिसके तहत जो है ये 10 रुपये ये ऑल ऑफ सडन जो है इसको ये कम कर रहे हैं। तो उसमें बिल्कुल ये बात बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि इन्होंने जो प्रोटेस्ट जो है उसको काउंटर करने के लिए
एकदम नहीं, वो जो सियासी बयानबाजी हो रही थी कि चौथे साल जो है इमरान खान साहब बहुत कुछ करने वाले हैं। शेख रशीद साहब और पार्टी ने पहले ही कह दिया था कि जी चौथे साल बड़ा रिलीफ होने वाला है और महंगाई की सतह कम हो जाएगी। ये तो फिर वही वाली बात हुई जो पहले होता आया था कि चौथे साल जो है वो आप महंगाई कम कर दें, फिर आगे आने वाली गवर्नमेंट भुगतती रहे उसको। इसमें कोई मैजिक हो नहीं सकता कि आप बिल्कुल ऑल ऑफ सडन आके या तो ये बता दें। आप वाली बात है कि ये जो कम करेंगे ये किस उनका मैकेनिज्म क्या है। ये जो या तो इंटरनेशनली डिक्रीज़ हुई हैं तो उस हिसाब से इंटरनेशनली पहले डिक्रीज़ हुई हैं, तब भी इन्होंने इंक्रीज़ किए हैं प्राइसेस। ये तो रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं, इंटरनेशनली डिक्रीज़ हुआ तब भी इन्होंने इंक्रीज़ किए हैं। तो इस वक्त जो जितने भी इनके फुट स्टेप, चाहे वो पॉलिटिकली मीटिंग्स कर रहे हैं, चाहे वो कीमत कम कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल मूव है, लोगों का जो मोमेंटम बनने जा रहा है इनके अगेंस्ट, क्योंकि अगला साल इलेक्शन का है। और इसके साथ साथ जो ओपोजिशन पार्टियां हैं वो ठीक है अपने तौर पे जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर इलेक्शन का है। अदम एतमाद मैं नहीं देखता कि किसी भी तरह से। अदम एतमाद पे ही बात करेंगे। शारिक वकार तजियाकार हैं और साथ ही साथ इकॉनमी पे भी गहरी नज़र है। शारिक, क्या समझते हैं कि वाकई ये पैकेज है या कोई ड्रोना ख्वाब है, या अभी जो ये ख्वाब दिखाया गया है इससे अचानक से आँख खुलने वाली है? होने क्या जा रहा है? पेट्रोल के हवाले से बात कर रहे हैं, वहाँ से जुड़ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। तो पहले अच्छा, पेट्रोल का तो मैं थोड़ा सा ये बता दूं। अभी ज़ाहिर है रशिया की और यूक्रेन का जो इशू चल रहा है, और रशिया जो है वो इस वक्त लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इन दी एक्सपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है इस वक्त $103 तक जा चुका है, ठीक है जी, पर बैरल। मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन पे भी बात कर लूँ, क्योंकि जो मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं वो क्लियर कर चुके हैं एक चीज़ कि जब 160 था और आज इसको 10 रुपये कम किया गया है, तो उस वक्त कॉस्ट क्या थी। PSO जो हमारा लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी कॉस्ट थी $129.50, ठीक है जी, और पर लीटर, और जो ग्रॉस मार्जिन आ रहा है वो $30.50 बचता है। तो यानी और बाकी जो उसमें इसका मतलब ये है कि $30.50 ग्रॉस मार्जिन है, उसमें से पेट्रोल लीवी जो गवर्नमेंट के इसमें एक्सपेंसेस हैं वो $17.92 हैं, बाकी जो भी बच रहा है वो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है। ये पेट्रोल की 2022 की पोजीशन थी। अच्छा, इस वक्त एक्सचेंज रेट 180 था, यानी 178-180 पे डॉलर जो है ट्रेड हो रहा था। तो आप पर डॉलर जो पर लीटर पेट्रोल की प्राइस देते हैं, जो कंपैरिजन ये हमें बताया जाता है कि हम 0.82 सेंट्स पे आ रहे हैं, यानी $1 से भी कम पे हैं, जो दुनिया में खत्ते में हर जगह सस्ता, हमें सबसे सस्ता माना जा रहा है। अब आइए 2018 के ऊपर। 2018 में जो कीमत थी पेट्रोल की वो ₹87 पर लीटर थी, और PSO की कॉस्ट थी ₹55, और जो गवर्नमेंट लीवी थी वो ₹25 थी, ठीक है। नहीं, उस वक्त गवर्नमेंट लीवी ज़्यादा ले जा रही थी, अब कम की हैं, सेल्स टैक्स 0 हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका जो ज़ाहिर है, अगर आप यूँ समझें कि जी उस वक्त जो है गवर्नमेंट लीवी जो है ज़्यादा ले रहे थे, अब कम ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास कलेक्शन कम आ रही है। लेकिन ऑब्वियसली खर्चा बढ़ गया है, गाड़ियों की तादाद बढ़ी है, पेट्रोल का कंजम्पशन ज़्यादा हुआ है, ठीक है जी। आप दूसरी तरफ आ जाएंगे कि उस वक्त जो डॉलर का रेट चल रहा था गालिबा 80 के लगभग था, तो जो पर डॉलर पर लीटर की जो प्राइस आ रही थी वो $1.12 आ रही थी। अगर आप डॉलर टू डॉलर कंपेयर करें तो आज बहुत सस्ते हैं, पर वी आर नॉट कंज्यूमिंग इन डॉलर। हम तो पैसा रुपए में खर्च कर रहे हैं ना, तो मेरी परचेजिंग पावर तो रुपए के हिसाब से है। हम खित्ते में शायद जो है वो डॉलर के हिसाब से कम है। शारिक, अवाम को अगर आसान जुबान में अगर हम बताना चाहें तो मुझे ही बताएं कि ये क्या वाकई हमें कोई रिलीफ मिलने जा रहा है, या बाद में हम ही से पैसे लिए जाएंगे इसके? देखिए, ज़रा सी सियासी बात हो गई है, उसके हिसाब से ज़ाहिर है उनको हिट पड़ेगी कहीं ना कहीं, 10 रुपए का कहीं ना कहीं हुआ, तो ऑब्वियसली फिर वो कहीं से रिकवरी तो लेंगे ना। तो अभी जैसे आपने यहाँ देखा, आप क्या समझते हैं कि रिकवरी, मतलब पाकिस्तान के पास खजान में इतने पैसा है कि वो आवाम को रिलीफ देने के लिए इस किस्म के पैकेजेस ला सके? खजाने में तो यकीन, मतलब ये वाली सारी कोशिशें तो उस वक्त करनी थी ना जब आपके पास 3-3.5 साल मौजूद थे, और उस वक्त जब आपने पाकिस्तान को यहाँ पे इस दौराए पे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में जो कुछ हो रहा था, लेकिन 3.5 साल आपको ख्याल नहीं आया गवर्नमेंट को कि करना क्या है। अब अचानक से जी रिलीफ देने की बात की जाती है, जबकि आपको पता है कि IMF के शराइत आपके पास है, आपको पता है कि आप अपनी इकॉनमी को मजबूत करने के लिए सऊदिया को बीच में लेके आ गए हैं, उनसे आपने कर्जा उठा लिया है। उसके बाद अब क्या आप समझते हैं कि वाकई ठीक है अभी जो ये रिलीफ पैकेजेस का ऐलान हो रहा है कि इस वक्त ये सस्टेनेबल आपको लग रहा है? देखें, इस वक्त ऑब्वियसली जो है आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दिया है, सब्सिडी दी गई है, कुछ अरसे के लिए रिलीफ तो आएगा, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि भाई इनको अपनी हुकूमत भी चलानी है। सब्सिडी के पैसे कहाँ से आएंगे सर? देखें, पैसे तो कहीं से नहीं आते, हिट तो इनको पड़ गई ना।
अभी अपने खर्चों को जो है वो रीस्ट्रक्चर करते हैं या रीप्लान करते हैं कि हाँ जी मुझे वहाँ से पैसे कट कर देने चाहिए। नॉर्मली जैसे बजटिंग का प्रोसेस होता है, किसी कंपनी का भी होता है कि यार ये एरिया है, हमें यहाँ पे अब जो है अब सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रही है, हमारे रेवेन्यूज़ कम हो गए, तो हम इस एरिया से अपने खर्चे कम करना शुरू कर देंगे ना, बचत के आस्पेक्ट लेके आएंगे। अब अगर ये बचत के आस्पेक्ट नहीं लेके आते, जैसे आपने अभी बिजली में भी देख लिया, 5 कम हुए, 5.79 बढ़ाए, बराबर हो गया ना, बढ़े तो 80 पैसे बढ़ गए, मतलब 0.79 रुपया बढ़ गया। तो ऑब्वियसली अपेरेंटली तो मुझे ये लगता है कि ये कहीं से रिकवरी लेके आई जाएगी और कहीं पे कोई और चीज़ जो है उसको ऊपर बढ़ा दिया जाएगा। नहीं, अगर हम राशि की तरफ जाते हैं, अगर रिकवरी हम नहीं ला सके, मतलब अभी तो हम ये समझते हैं और उनकी गवर्नमेंट पूरी हो जाती है, तो आपको लगता है कि खजाने पे बड़ा असर पड़ने वाला है इस चीज़ का? ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ये जो 1, 2, 4 रुपये नहीं है, 10 रुपये आपने ऑल ऑफ सडन ये कर दिया, तो उसका कहीं ना कहीं पे आवाम के ऊपर ये उसको या तो ये गवर्नमेंट क्लियर करे भाई ये जो आपने 10 रुपये डिक्रीज़ किया है, ये आप बताएं ना, या तो आपके पास इकोनॉमिकली पाकिस्तान इतना एकदम स्ट्रेंथन हो गया है कि वो उनका जो कौमी ख़जाना है वो इसको अफोर्ड कर सकता है, और अल्टीमेटली आपने ये किस तरीके से ये किया है? कोई प्लान नहीं है, बस ऐसे ही आपने प्रेशर में आए और आपने टीवी के सामने आके जो है आपने आवाम से खिताब कर दिया। वफाकी कैबिनेट के 4 लोग बैठे होंगे, ये रैलीज जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसको डिफ्यूज़ करने के लिए फॉर द टाइम बीइंग इन्होंने ये एक चीज़ कर दी है कि हम रिलीफ करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है ना, आप प्रैक्टिकली या तो लोगों के लिए कोई ऐसी सिर्फ एक स्विच ऑन और ऑफ थोड़ी करने हैं, आपने 10 रुपये कम कर दिए हैं, आवाम जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। अभी पब्लिक 3.5 साल बाद आपसे पूछने लग गई है कि अभी आप बताएं जी आपका एहतसाब होना है, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन का है, तो ये फार टू सम एक्सटेंट इसका क्रेडिट अभी ओपोजिशन को जाता है, लेकिन इस हवाले से ओपोजिशन को बिल्कुल भी नहीं जाता कि उनको बहुत टाइम पहले वो इतनी स्ट्रेंथ उनकी थी, पीपल्स पार्टी, MQM, मुस्लिम लीग नून या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अदम एतमाद की तक वो आ सकते हैं। मैं ये बात करूंगी कि जो सरप्राइजेस की बात क्यों की जा रही है, कि ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट जाने के बाद मजीद जो है पाकिस्तानी अवाम को कुछ मजीद सरप्राइजेस ऐसे मिले कि नई आने वाली हुकूमत इस मुल्क को संभाल ही ना सके। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। पेट्रोल की प्राइस गिर गई और पेट्रोल की प्राइस गिरने से कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, आवाम में एक सुकून की कैफियत ज़रूर है। एक आम आदमी जिसको अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाने में मसला था, जिसको ट्रैवल करने में प्रॉब्लम था, जिसको ऑफिस जाते हुए उसके पूरे बजट पे असर पड़ गया था, वो बहरहाल खुश है कि 10 रुपये कम हो गए। लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इस पर कुछ बात करेंगे जनाब शारिक वकार साहब से। जी शारिक, क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, हम तनकीद बराए तनकीद तो करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो आम आदमी के लिए एक रिलीफ आ रहा है, ठीक है जी। और जो ये वैसे भी जो 160 एक जो भी मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन भी बताया था आपको 2018 के मुकाबले में अगर आ रहा है, तो हमारा एक्सचेंज रेट जो है ना ये सबसे ज़्यादा हमें इसकी वजह से नज़र आता है। अगर वही अगर 100 रुपये पे आज मेंटेन होता तो शायद ये जो पेट्रोल प्राइस 160 या अभी 150 की गई है तो ये 100 से भी कम हो जाती है, ठीक है जी। तो बेसिकली तो हमें ये वजह पड़ती है, और हमारी अपनी क्योंकि रुपए की वैल्यू कदर गिरती चली जा रही है, हमारा इन्फ्लेशन जो है बढ़ रहा है, हमारी परचेजिंग पावर कम हो रही है, इस वजह से हमें ये उलझनें आ रही हैं और हमें ये 10 रुपये का जो एडवांटेज भी मिल रहा है हमें ये बहुत बड़ा लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ ये देख लीजिए कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है ना, तो पेट्रोल से रिलेटेड तो हर चीज़ आएगी, लॉजिस्टिक्स आपकी पूरी रिलेटेड हैगी, आपकी कमोडिटीज़ जो हैंगी, आप कमोडिटीज़ की प्राइस देख लें, जैसे ही पेट्रोल बढ़ा शूट करना शुरू कर दें, ज़ाहिर है वो लॉजिस्टिक्स जो होती हैं वो महंगी पड़ना शुरू हो जाती है। और यहाँ कोई कॉस्टिंग का मैकेनिज्म तो है नहीं, ना प्राइस कंट्रोल चेक देंगे, आपको 100 रुपये का दूध बेचना, लेकिन 140 रुपये में बिक रहा होगा, कोई चेक करने की नहीं आ रहा, ठीक है जी। और उसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, गवर्नमेंट तो आ रही है अपनी मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन जा रहे हैं और हम भी, और मैं और आप भी मजबूर हैं, लेने पर मजबूर हैं, ठीक है। तो इसी तरह वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब अगर इस पेट्रोल की कीमत 10 रुपये कम करने के बाद इसका रिपरकशन यहाँ नहीं आते कि आपकी कम्युनिटी प्राइसेस कम होती हैं, तो समझ में आती है बात, ठीक है। लेकिन साथ साथ ये भी देखिएगा कि एक और चीज़ भी पड़ेगी, वो ये पड़ेगी कि जाहिर है जो इस तरह के कम्युनिटीज़ हैं, जो टैक्सेबल गुड्स हैं, अगर उनकी कीमत गिरती है तो जाहिर है उनका मार्जिन में हिट आता है, मार्जिन में हिट आता है तो वो टैक्स कम देंगे आपको, तो गवर्नमेंट को वहाँ से भी हिट पड़ जाएगी। अच्छा, ये जो फॉरेन पॉलिसीज़ के हवाले से ये बात हो रही है, फॉरेन जो मनी है इसके हवाले से स्पेशली बात की गई है, शारिक आपसे ही पूछूंगी कि बाहर के जो इन्वेस्टर हैं उनसे नहीं पूछा जाएगा, तो ये क्या चीज़ आई है? यानी कि अगर हम इस पर पीछे देखें तो हमारा तो मसला ही है ना कि नवाज शरीफ साहब पे भी केसेस इसी वजह से हुए, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। अब तो खान साहब ने कह दिया कि जी वहाँ से पैसा आएगा उनको भी नहीं पूछा जाएगा कि आप पैसा कहाँ से ला रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करें तो कोई आपसे सवाल नहीं होगा। ये क्या चीज़ थी? देखिए,
बाहर भी सब जगह, जैसे अभी ये रोशन डिजिटल वगैरह में भी हुआ है कि बेसिकली जो हमारा सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि हम डॉलर बेस इकोनॉमी है और हमारे जब तक डॉलर के ज़खायर नहीं बढ़ते, हमारे पास जो सोर्स ऑफ डॉलर है वो एक्सपोर्ट है, ठीक है, लोन लेना है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अगर आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं लाते तो यहाँ इतने बड़े बड़े सिस्टम्स होंगे तो लोग नहीं आते। अब उन्होंने रिलीफ देना शुरू किया कि भाई पैसा लाओ यहाँ लगाओ, जब डॉलर आएंगे ज़खायर बढ़ेंगे तो वहाँ। लेकिन शारिक, आपकी बात से एक और बात भी निकलती है जो कि मैं अभी राजा राशिद अली साहब से भी पूछूंगी कि एक तरफ तो ये कहा जाता है जी आप जब पेट्रोल की प्राइस कम हुई है तो फिर दूसरी जो गुड्स हैं जिनमें पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से इजाफा हुआ वो कैसे कम होगी, वो कोई कमेटीज़ होंगी जो उसको देखेंगी। और एक और पहलू जो शारिक की बात से निकल रहा था वो ये था कि हमने ही कहा कि जी बाहर से जो इन्वेस्टमेंट होगी वो उस पर कोई पूछगछ नहीं है, वो कोई टैक्स नहीं है। तो ये जो हमारे पहले मुकदमे हुए थे मनी लॉन्ड्रिंग, आना जाना पैसों का, ये कौन चेक एंड बैलेंस करेगा? यानी कि आपके पहले सारी अपनी चीज़ों को बस बयान ही दे दिया, आपने ये सोचा ही नहीं कि होना क्या है। देखिए जी, अभी जो बाहर से पैसे लाने वाली जो बात है उसमें कोई ना कोई मैकेनिज़्म फेडरल गवर्नमेंट ने दिया होगा, और ये बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ये शुरू से जब ये गवर्नमेंट में आए थे इनके पास पहले से प्लान थे, तो ये सारी चीज़ें उस वक्त करते। और ये सारे मसले मसाइल किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान की तरह नेशनल डेवलपमेंट प्लान नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि 5 साल 10 साल 20 साल का नेशनल डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो आए, उसको एक रोड मैप दें जी, ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 साल में आपने करना है, ये उसके पैसे हैं, 5 साल बाद उनका एहतसाब होना चाहिए। और ये ख़ास करके उसके अलावा हमारी तरफ से एक और सजेशन भी है कि इनॉग्रेशन की तख्तियाँ जो हैं ये लगती हैं, ये सारे पॉलिटिकल जितना भी काम पाकिस्तान के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स में होता रहा है, लोग आके इसी बेस पे इलेक्शन दोबारा लड़ते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है ये हमने स्टार्ट किया, ये पैसे कोई किसी ने जेब से नहीं लगाए, पब्लिक ऑफ पाकिस्तान का पैसा है। लेजिस्लेशन करें, तख्तियाँ जो हैं वो सारी नेशनल हीरोज़ के नाम पे ये तख्तियाँ लगनी चाहिए इनॉग्रेशन की, जितनी भी हैं। कोई उसको क्लेम ना करे कि आप आते हैं ना लोगों को सर्व करने के लिए। ये एक माइंड सेट पाकिस्तान के अंदर चेंज होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि आप आके इलेक्शन के आखिरी 2 साल में डेवलपमेंट पहले भी प्लान जितने भी प्रोजेक्ट्स किए गए हैं, लगाए गए हैं, इनॉग्रेशन की गई है। एक गवर्नमेंट ने आके चौथे 5वें साल में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लगाए, दूसरे ने आगे ख़त्म कर दिए। उसने आगे अपनी तख्तियाँ, मुझे याद है कि वो उन्होंने 100 दिन की अपनी जो कारस्तानी है उस पर पूरा पर्चा छापा था अखबारों का, और उसमें लिखा था हम मसरूफ थे। अब ये समझ नहीं आया कि कहाँ मसरूफ थे। ये उस वक्त 100 दिनों में भी नहीं कार्रवाई नजर आई थी, और अभी भी 3-3.5 साल हो चुके हैं, अभी भी ये कार्रवाई कहीं नहीं नजर आ रही कि मसरूफ कहाँ थे। इसके अलावा दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि ये प्राइस कंट्रोल के हवाले से कोई पाकिस्तान के अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है। बड़े ज़बरदस्त इन्होंने एक पॉइंट रेस किया कि 10 रुपये अगर कीमत कम हुई है तो उस हिसाब से जो आप हो क्या रहा है, आप मेन चीज़ ये देखें, एक छोटी एक करियाना की जो स्टोर होता है गली मोहल्ले के अंदर, अगर आप 4 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर आइटम पे वो हर आइटम के ऊपर वो 4 रुपये ऐड कर देता है। 100 आइटम होते हैं, आलू प्याज टमाटर दाल चावल चीनी हर चीज पे रोना, दूध पे रोना, इसीलिए कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो हर चीज में इजाफा हो चुका है। आम बंदा जो है, जो तनख्वाहदार लिमिटेड इनकम वाला, वो उस चीज़ से जो है ना वो सर्वाइव करता है इन सारी चीज़ों से, क्योंकि गवर्नमेंट की जो रेट है प्राइस कंट्रोल के हवाले से वो बिल्कुल भी नहीं है। आज अगर आप इनसे पूछें कि 10 रुपये के हिसाब से आप बताएं इसका प्राइस कंट्रोल, नीचे जनरल पब्लिक तक, ग्रास रूट लेवल तक इसका रिलीफ पब्लिक को कैसे मिलेगा? कोई पॉलिटिकली इन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी है और फॉर द टाइम पे पब्लिक भी समझ रही है, लेकिन उसका इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रेस किया, कैसे आप उसका फ्रूट जो है वो जनरल पब्लिक तक कैसे पहुंचेगा? नहीं, आप सियासी बात कर रहे हैं शारिक, थोड़ा सा सियासी बात की तरफ से घबरा रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि ये जो चीज़ है ये अवाम पे असर पड़ती है। अवाम तो वही बात है ना कि जो नज़र आ रहा है उस पर बिलीव कर रही है। अब इमरान खान ने जो लफ्ज़ों के जाल था, और बहुत अच्छा बयान देते हैं इमरान खान साहब, एक जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब और एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बोलने पे कोई इनसे मास्टर और हो नहीं सकता। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि इसके बाद आप क्या समझते हैं कि अवाम क्या अब भी इनको वोट दे देगी आगे जाके? क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त खिताब था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। नहीं, देखें, बात यह है कि जहाँ तक मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात है, उन्होंने तो
पाकिस्तान के जो कराची शहर को दुनिया के तेज तरीन तरक्की याफ्ता शहरों की लिस्ट में प्रैक्टिकली करके दिखाया। राशिद अली साहब, फंडिंग तो थी ना उनके पास, इनके पास भी 10,242 अरब, पीपल्स पार्टी को भी फंडिंग थी ना, किधर गई, किधर है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो हमारा जो स्लोगन है इंशाल्लाह हम ठीक कर देंगे, इसलिए हम ये सारी स्ट्रगल कर रहे हैं कि इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर निज़ाम चल नहीं सकता। ये जो मैकेनिज़्म हम दे रहे हैं कि नेशनल डेवलपमेंट प्लान बनाएं, ये पूरे सिस्टम, ये लोग पॉलिटिक्स में ही नहीं आएंगे। आप ये स्टेप्स लें। अच्छा, मुझे पॉलिटिक्स का ही जो जवाब मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ वो बताएं कि इससे इमरान खान साहब को फायदा कितना होने वाला है? कल ये जो खिताब हुआ है इसके बिल्कुल जीरो फायदा होगा। ये जो आपने खास करके ये जो शॉर्टकट के आप कह रहे हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट ले आए, आपने बोल दिया लोग ले आएंगे, कभी भी नहीं होगा। इन्वायरमेंट क्रिएट करें ना आप, पहले इन्वायरमेंट क्रिएट हो, लोगों को प्रोटेक्शन का एहसास होगा तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है तब आएगा ना, ऐसे तो नहीं आएगा। यहाँ पे तो जिस तरीके से आपने महंगाई और जिस तरीके इनसिक्योरिटी और फियर क्रिएट किया हुआ है सोसाइटी के अंदर, किसी को कुछ नहीं पता कब क्या होने वाला है। ऑल ऑफ सडन चीज़ें हो रही हैं, कोई प्लान नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। बिल्कुल, तभी तो हम ये प्लान दे रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान जैसे बनाया था ऐसे ही नेशनल डेवलपमेंट प्लान बनाएं और इनॉग्रेशन के ऊपर लेजिस्लेशन करें, इसके ऊपर नेशनल हीरोज़ के नाम पे हो। मुझे बताएं, इस खिताब के बाद वोट पड़ेंगे इमरान खान साहब को कि नहीं पड़ेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। जब आपको ग्रास रूट लेवल तक इस चीज के फवायद एक हफ्ते में रिजल्ट पता चल जाएंगे कि जी आपके और चीजों में प्राइस कम नहीं हुए। आप बल्दियाती इलेक्शन में देख लेना, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। केपीके के अंदर इनके साथ क्या हुआ है, ये तो 2 दफा केपीके में इनकी गवर्नमेंट रह चुकी है, अभी भी करंटली, और पिछले टेन्योर में भी वहाँ चीफ मिनिस्टर है इनका। आप देखें, लोगों ने रिफ्यूज कर दिया। वहाँ पे JUI और ANP के लोग वहाँ पे सीटें और जो है उन्होंने जीती। तो जाहिर है पब्लिक का रिफ्लेक्शन तो आता है, उसका रिएक्शन भी आता है। तो इसमें चलिए जी, शारिक की तरफ चलते हैं। शारिक, आलमी और सियासी माशी जो तब्दीलियां हो रही हैं, इसका कितना असर जो है वो हमारी मईशत पे पड़ रहा है? क्या इसकी असरात जो हैं पाकिस्तान पे पड़ने वाले हैं? देखें जी, इस वक्त जो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट जो है वो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर हुई है। एंड रशिया जो है ऑब्वियसली साइज़ में तो यूक्रेन से बहुत बड़ा है, ठीक है जी। और ये 2014 में इनका ये मसाइल शुरू हुए थे, क्रीमिया और जो उनका एक और डैम्बो जो प्रोविंस था जिस पर रशिया ने अपना पार्ट उस पर इन्वेट किया था। अब रशिया जो है वो इस वक्त क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा, मतलब वन ऑफ दी बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर उसकी एक्सपोर्ट में है, और जिसकी वजह से ये ऑयल प्राइस जो 103 तक चली गई। और अगर उस पर नेटो की तरफ से या जो भी अमेरिका वगैरह हैं इस पर पाबंदियाँ लगाते हैं तो ऑब्वियसली ये प्राइस शूट करती है, और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज दूसरी हैं वो उसको और बढ़ाते हैं, और हमारे ऊपर तो अल्टीमेट इम्पैक्ट आता है। सबसे बड़ी वजह है कि हमारा तो एक्सचेंज रेट जो है वो हमारे काबू में ही नहीं है, वो तो आसमान से बातें कर रहा है। तो हमारे तो $1 पड़ता है, बढ़ेगा किसी चीज़ के ऊपर तो हमें 170 रुपये। अभी तो ये सिचुएशन है कि अमेरिका ने ये समझ लिया है कि कोविड की वजह से घर से ही जंग लड़नी है, बाहर नहीं निकलना है। अभी तो ये हालात हम तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद वो वेजिटेबल और एडिबल ऑयल्स भी वहाँ से यूक्रेन से और रशिया से जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। तो ऑब्वियसली एक जब पहली जब प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले तो अपना घर देखेंगे, वो एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी, तो ये चंक क्रिएट होगा। तो इसमें हम लोग भी थ्रेट में आते हैं। ओवरऑल जो सूरत हाल है आलमी सतह पे, इस पे भी ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आलमी सतह पे जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से नेशनल इंटरेस्ट पे बात की जाए या इस वक्त सियासत की जाए। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, और अगर ये बात की जाए कि आलमी सतह पे जो सूरत हाल है यकीनन तशवीशनाक है, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की इंटरेस्ट को सोचना चाहिए या इस वक्त जो लोकल पॉलिटिक्स है उस पर बात करनी चाहिए। मुल्क की सतह में तमाम पॉलिटिशियन इस वक्त ये लग रहा है कि सियासत खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को क्या ख़तरात हैं माशी तौर पर, पाकिस्तान को क्या ख़तरात हैं आलमी तौर पर, इस पर कोई बात नहीं हो रही। कुछ बात करेंगे राजा राशिद अली साहब से। जी राजा राशिद अली साहब, क्या समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ बेहतर है? क्या इस वक्त लोकल पॉलिटिक्स को हवा देना सही था या सबको मिलजुल के कोई ऐसा काम करना चाहिए था जिसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट हो और आलमी सतह पे जो है पाकिस्तान को रिलीफ मिले? ये सब चीज़ों के हवाले से क्या समझते हैं आप? हाँ देखें जी, एक साइड पे तो हमने फेडरल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया, और जहाँ तक अपोजिशन की बात है, अपोजिशन की जितनी भी बड़ी पार्टीज़ हैं इनके लिए बहुत ईजी था
ये जो कुछ ये रोड्स के ऊपर कर रहे हैं, इनको पब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने मैंडेट दिया हुआ है। अदम एतमाद की तहरीक, हमारा तो हमेशा शुरू से स्टांस रहा है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट को चला रही है, और अगर पीटीआई की गवर्नमेंट जो है पीडीएम से भी अलग होके एक तरफ से ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं, रेस्क्यू करते हैं। अच्छा, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। मेरे प्रोग्राम में आके खुद पीटीआई के कारकुन ये बात कर चुके हैं कि बैकडोर में हम दोनों तो पार्टी हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मार्च क्या ड्रामा हो रहा है? क्लियर चीज़ है ये, इसलिए सब कुछ हो रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं। भाई पिछले प्रोग्राम में भी मैंने ये चीज़ कही कि वो कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है अदम एतमाद होगा या -1। मैंने कहा जी नथिंग, बिल्कुल कुछ भी नहीं होने जा रहा। आप देखें पीपल्स पार्टी ने 27 मार्च का यहाँ से अलग से उन्होंने एक रैली शुरू कर दी, उसको काउंटर करने के लिए पीटीआई ने जो है वो सिंध कराची की तरफ मार्च शुरू कर दिया। दूसरे जो आपने बड़ी ज़बरदस्त जो पाकिस्तान की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की बात की कि पीडीएम ने 23 मार्च का वो रखा। आप देखें पाकिस्तान का 23 मार्च को एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो डिफेंस डे का वो शेड्यूल्ड है, प्लान्ड है। और दूसरा इंटरनेशनली आपके क्या हालात चल रहे हैं इंटरनेशनली, कि बिल्कुल राइट टाइम था इस टाइम पे। अगर इन्होंने या तो ये प्रैक्टिकल करें, इनके पास मैंडेट है, अदम एतमाद मूव करें और ख़त्म करें इस सिलसिले को। बिल्कुल इनके पास में रोड का मैंडेट इनके पास नहीं है। रोड का मैंडेट अगर है तो फिर हमारे पास है, हम नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। हम कोई भी चीज़, क्योंकि हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं, हम रोड पे आके प्रोटेस्ट करें। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि जी हम कानून के तहत ही करेंगे, आइन के तहत करेंगे। तो आइन के तहत पे इस्लामाबाद पहुंच के क्या करने वाले हैं? कोई उनके पास कोई चीज़ है ऐसी? बिलावल भुट्टो साहब अगर आइन और कानून पे अमल करते तो आर्टिकल 140A के तहत सिंध में डिवोल्यूशन ऑफ पावर करते, और लोकल गवर्नमेंट के अंदर एक्ट के अंदर 2013 के अंदर ये सो कॉल्ड जो ये उन्होंने अमेंडमेंट की थी ये ना करते, डिप्राइव नहीं करते जनरल पब्लिक को, उनके राइट्स नहीं छीनते। 2013 के अंदर पीपल्स पार्टी ने जो 80% लोकल गवर्नमेंट के अख्तियारात छीने ये ना छीनते। आप इनसे सिर्फ इतना कहें कि आपने 2021 का जो अमेंडमेंट की, जो आपने लोकल गवर्नमेंट के अख्तियारात छीने, या 2013 में या 21 में ये वाला बिल लेके क्या आप दुबई में या यूके में जाके उनको शो कर सकते हैं वहाँ की डेमोक्रेसी को कि ये पाकिस्तान में ये हमने लेजिस्लेशन की है, जिनको आप कोड करते हैं कि वहाँ की, तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट करें ना, आप भी करें। आप तो कानून और आइन के मुताबिक तो आप भी नहीं चल रहे। आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर लगा हुआ है, मतलब हर उनकी तकरीर में एक बात जरूर होती है, जहां उनका पड़ाव होता है वहां एक बात ये जरूर करते हैं कि हम आइन के मुताबिक चल रहे हैं। तो आइन के मुताबिक क्या स्ट्रेटजी है? कहते हैं हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो गवर्नमेंट जा चुकी होगी, अदम एतमाद की तहरीक आएगी। तो रोड पे अदम एतमाद की तहरीक कैसे आएगी? बिल्कुल मैंडेट है ना, पब्लिक ने मैंडेट दिया, आप वहाँ पे वो करें। जब कहीं वोट का अदम एतमाद का या उसका एतमाद का वोट लेने की बात आती है, यही उनको रेस्क्यू करते हैं। सेनेट के इलेक्शन में मामला थे, इन्होंने किया, बलूचिस्तान के अंदर इन्होंने किया, ये उनको रेस्क्यू करते हैं। आप पब्लिक भी इस चीज़ को अभी समझ गई है, ऐसे थोड़ी है, उनके तो नंबर ही पूरे नहीं है पीटीआई के। तो ये जो रोड्स के ऊपर हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन का है, हर पार्टी अपने अपने लेवल पे अपने अपने मोड के अंदर पब्लिक में पेनिट्रेट करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अदरवाइज नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। और ये बड़ा नाजुक टाइम पाकिस्तान के ऊपर ये चल रहा है। इंटरनेशनली आप देखें जंगें स्टार्ट हो गई हैं, तो ये बिल्कुल इनको सूट नहीं करता कि इस टाइम के ऊपर आके ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करें। मैंडेट है, आप जो भी करना है आप पार्लियामेंट के अंदर अदम एतमाद करके ख़त्म कर दें। आपको लगता है गवर्नमेंट चलेगी? 100% चलेगी, क्योंकि मुझे इनकी ये डमी ड्रिल है, ये बिल्कुल भी ये किसी सूरत में आप प्रैक्टिकली करें। ये सिर्फ एक कैंपेन का हिस्सा है, सिर्फ एक प्रेशराइज करना है। आपके पास एक चीज है ना, उसको अदम एतमाद मूव करें, सारी पार्टीज मिलके और वोट दें वहाँ पे। वहाँ जाके वोट नहीं देते। बिल्कुल क्लियर बात है। चलिए जी, शारिक की तरफ चलते हैं। शारिक, रूस यूक्रेन तनाज़ा कुछ देर पहले भी आपने बात की, इस हवाले से मजीद क्या कहेंगे कि आलमी मईशत पे कितना असर पड़ने वाला है और उसका असर पाकिस्तान पे कितना पड़ेगा? देखें जी, मैंने पहले भी बताया कि अगर ये चीज़ प्रिवेल कर गई तो सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम आना है वो तेल का आना है। ठीक है जी, जब तेल का प्रॉब्लम आएगा तो सारे के सारे जो हैं वो उससे मुतासर होते हैं। ऑब्वियसली हर एक को फ़र्क पड़ता है। और जैसे हमारी वाली मईशत है तो हम तो डिपेंडेंट हैं जी किसके ऊपर? हम डॉलर बेस इकोनॉमी है, हमें तो डॉलर चाहिए ना। जब तक हमारे पास डॉलर का ख़जाना नहीं भरेगा तो हमारे रुपये में इस्तेकाम नहीं आता। ठीक है जी, हमारा रुपया डे बाई डे गिरता चला जा रहा है। खान साहब भी आए, 100 रुपये से 105 रुपये से शुरू हुआ था, आज 180 पे के करीबन 176-180 के करीब जो है वो
ट्रेड हो रहा है। और टीवी प्रोग्रामों में आप अक्सर नारे देखती होंगी, नहीं, 2 रुपया वो तगड़ा हो बात गया। तो सही है। मुझे एक बताएं, आपकी खासी नजर है इस पे इकोनॉमी पे, मुझे ये बताएं कि क्या अगर कोई और गवर्नमेंट होती तो वो क्या इसको सही कर सकती थी, या ये खान साहब की हुकूमत के हवाले से बार बार कहा जाता है कि नाअहली या करप्शन क्या चीज़ें ज़्यादा बड़ी हैं, तो अब ये नाअहली वाली जो बात की जाती है, क्या किसी और पार्टी के पास ऐसी पॉलिसीज हो सकती थी कि इस वक्त डॉलर को स्टेबल किया जा सकता था, या इनकी गलती है कि ये नहीं कर सके? देखें, जो पहले था उन्होंने डॉलर की एक्सचेंज रेट की अगर आप देखें, अगर उनकी थ्योरेटिकली देखें तो कोई एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करने का कोई वाज़ेह फार्मूला नहीं है। वैसे तो एक रीर आता है, रियल एक्सचेंज ऑफ करेंसी रेट जो कहलाता है, जिसकी कैलकुलेशन होती है, लेकिन हमारे यहाँ मार्केट बेस पे लेकर आए ना। अब हमारे यहाँ मार्केट पे क्या है कि जी मार्केट ने जो कोट कर दिया कि 180 पे ट्रेड हो रहा है तो वो 2 रुपये 3 रुपये कम करके उसको ट्रेड कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं, ये पीटीआई की गवर्नमेंट की गलती है कि डॉलर ऊपर चला गया, या इंटरनेशनली मार्केट में था ही ऐसा कि पाकिस्तान के साथ होना ही है था? नहीं, वजह ये नहीं थी। देखें, इन्होंने अगर आप जो फार्मूला इख्तियार किया वो मैं उससे डिसएग्री नहीं करूँगा, वो उन्होंने सही किया, लेकिन वो मैनेज नहीं हो सका, उनसे मैनेज नहीं कर पा रहे उसको ना। इन्होंने जैसे इसहाक डार साहब ने मैनेज करके रखा हुआ था, ठीक है, उन्होंने डॉलर मंगा लिए और वो उसको एक स्टेबल कंडीशन पे लेके चले, फिक्स पॉलिसी पे चले जाएगी, हम इससे आगे नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है ना। उन्होंने मार्केट में भी कह दिया कि भाई यहाँ इससे ऊपर नहीं बेचोगे तुम, ठीक है। इन्होंने ओपन कर दिया उसको, तो जब वो डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे चला गया, अब मुझे पता है कि यार ये मुझे चीज़ मार्केट में शॉर्ट मिल रही है। अब आप तो हमारे यहाँ तो देख लीजिए, माजरत के साथ कहने में हमारी तो सब्जी भी स्टॉक एक्सचेंज की तरह बिकती है। कभी 25 रुपये टमाटर बिक रहा हो तो फिर एक दिन 160 पे चला। लेकिन पहली गवर्नमेंट को देखा जाए तो उन्होंने मार्केट में पैसा छाप के भी फेंक भी दिया था ना, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे तो मजीद मसाइल पैदा होने थे। जब करेंसी नोट छाप के फेंके जाते हैं तो ऑब्वियसली ये आपका सर्कुलर डेट हो गया ना। आपने कहा कि पैसे छापो और स्टेट बैंक ने करेंसी नोट छाप के दे दी और गवर्नमेंट को मिल गए। इसलिए देखें, जब आप इंपोर्ट करते हैं ना, तो जो इंपोर्टर है वो क्या करता है, वो बैंक में अपने जो लोकल करेंसी पड़ी होती है वो स्टेट बैंक को दे देता है और उसके बदले में वो डॉलर लेके बाहर भेज देता है। तो जो लोकल करेंसी बाहर निकल जाती है, यानी पाक रुपया जो है स्टेट बैंक के पास जाता है, वो फ्रीज हो गया ना, वो इकोनॉमी से बाहर आ गया। वो इकोनॉमी में दोबारा कैसे आएगा, वो सरकार जो है उससे लोन ले लेती है या उसके अगेंस्ट वो बॉन्ड वगैरह करके टी बिल्स वगैरह करके इशू करते हैं, तो वो और या लैंडिंग करते हैं ना, तो उस सूरत में वो वापस फिर उसके अंदर आता है। तो जब वो सरकार उसे वापस ले लेती है, वो उसी पैसे को वापस लेती है जो लोगों के पास की होल्डिंग होती है, यानी आपका और मेरा डिपॉजिट होता है, जो वो वापस चला जाता है। अभी आप ओवरऑल क्या समझते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट की पॉलिसीज ठीक हैं इकोनॉमी के लिहाज से, या नहीं है, या क्या होना चाहिए था? देखिए, कुछ चीज़ों को जो उन्होंने सिस्टम्स चेंज किए हैं, और जब सिस्टम्स चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आते हैं और उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ भी पता चलती हैं। तो इनको अपने तमाम जो उन्होंने पॉलिसीज़ अपनाई हैं उनको रिविजिट करें, और अगर पुराना मेथडोलॉजी अच्छी है उससे कंट्रोल हो सकता है। इन्होंने तो मार्केट में पैसा नहीं फेंका ना, पहली गवर्नमेंट में देख लिया, पीपल्स पार्टी में ठीक ठाक जो है पैसा, जो महंगाई का मसला हुआ कुछ हुआ तो पैसा छापा और मार्केट में फेंक दिया। अभी तक पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये गलतियां नहीं की हैं कि इस तरह से जो है वो महंगाई की सतह पे काबू पाना और एक जो है आर्टिफिशियल रिलीफ देना, ऐसा तो अभी तक कोई काम नहीं किया है। तो बहरहाल जो चीजें नजर आ रही हैं, गवर्नेंस की बात होती है ना, असल चीज देंगे आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन में है, आप स्टेट बैंक में चले जाए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का डिवीजन मौजूद है आपके पास, ऐसी बात तो नहीं है वहाँ पे ना, सब कुछ मौजूद है आपके पास। बात सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उस कंट्रोल की इम्प्लीमेंटेशन। मेरे ट्रैफिक के सिग्नल के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है रोड के ऊपर, मैं और आप उसे फॉलो नहीं करते, अगर मैं रेड लाइन तोड़ के चला जाऊँ तो उसमें कसूर किसका है? तो फिर भी जो अपोजिशन चीख रही थी कि IMF को, स्टेट बैंक को IMF की लॉन्डी बना दिया गया, तो ये क्या इस वजह से था कि अगली गवर्नमेंट जो कोई आएगी तो उसको मसाइल पैदा होंगे, ये जो सख्त कवानीन बना दिए गए थे स्टेट बैंक के हवाले से, तो क्या ऐसा होगा कि बाद में जी इनको ना पैसा छापने की इजाज़त होगी ना यहाँ वहाँ जाने की इजाज़त होगी, ऐसा सब कुछ होने वाला है? नहीं, इस तरह से तो नहीं होगा। देखें, जो करेंसी नोट की रिक्वायरमेंट है, मैं आपको उस पर एक थोड़ा सा एनालिसिस बता दूं कि जो ये डॉलर भी जब रिक्वायरमेंट होती है तो डॉलर आपके अंदर वो भी अगर उनको भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है तो वो भी तो छापते हैं, ठीक है, तो उनको तो कोई असर नहीं पड़ा। मैं करेंसी छाप दूँ तो मैं अपने ही मुल्क में मुजरिम हो गया कि जी मेरा हाँ जी सरप्लस हो गया। उसकी वजह ये हो जाती है कि भाई आपके पास अगर एक सर्टेन अमाउंट जो है, जो जिसकी वजह से वो महंगाई भी जिसको हम कह सकते हैं जो क्रिएट होती है कि आपके पास एक आइटम मौजूद है, पहले 100 रुपये से ख़रीदने के लिए, अब आपके पास 200 रुपये हैं, तो आप उसको 150 में भी खरीद सकते हो ना। तो करेंसी नोट एक्स्ट्रा छपने से तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन क्या है कि आपको सरकार भी चलानी है, जब रेवेन्यू नहीं आ रहा तो उनको ये सोर्सेज चाहिए होते हैं। अब आपने यहाँ पे अपनी इम्पोर्ट को कट किया है, तो जो पीछे जो मैंने एग्जांपल दी, जो पैसा वापस बैंक में जा रहा था वो कम जाना शुरू हो गया,
तो उनको पैसा नहीं मिल रहा, तो वहाँ से उनको जरूरत पड़ रही है ना, यहाँ से स्टेट बैंक रोक रहा है उनको। वो कहता नहीं मुझसे डॉलर ही लो, मुझसे कर देना पॉलिटिकल डॉलर। सिनेरियो कुछ पूछना है राजा राशिद अली साहब से। आप क्या समझते हैं अगर पीटीआई की गवर्नमेंट ना ये जो मसाइल हैं इसको इस तरह से ना काबू करती, तो क्या कोई और गवर्नमेंट कर सकती थी इस तरह से? इस वक्त जो इंटरनेशनल जो मसाइल चल रहे हैं इसमें क्या काबू पाया जा सकता था? देखें जी, इंटरनेशनल इश्यूज़ जो हैं वो तो ज़ाहिर है हर मुल्क अपने बेस्ट इंटरेस्ट को देखता है, वो तो सारी चीज़ें। लेकिन एक और चीज़ जो आपने इकोनॉमी के हवाले से कही कि जो उन्होंने पॉलिसी प्रीवियस गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की या अभी उन्होंने कोई आर्टिफिशियल कोई मैकेनिज़्म अभी तक नज़र नहीं आया। लेकिन इकोनॉमी को जहाँ तक मेरा थोड़ा सा जो व्यू है वो है कि एक्सपोर्ट पाकिस्तान की जो है उसको बाय डिज़ाइन ग्रेजुअली डिक्रीज़ किया गया है। आपके यहाँ से बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो मुल्क छोड़ के जो इनसिक्योरिटी और फियर की वजह से एक इन्वायरमेंट पाकिस्तान में बाय डिज़ाइन ऐसा क्रिएट किया गया कि लोग यहाँ से छोड़ के बांग्लादेश और दुबई के अंदर यहाँ के जो बिजनेसमैन थे वो शिफ्ट हो गए। तो ऑल ओवर नाइट ये चीज़ें नहीं हो सकती थी। गवर्नमेंट ने चलें ठीक है, गुज़श्ता 4-5 सालों में, 6 सालों में या 10 सालों में पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इनसिक्योरिटी फियर वाले इश्यूज़ थे उनको जो है वो एड्रेस किया गया। और अभी बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल हालात हैं या वैसे ग्राउंड पे वो बिल्कुल स्टेबल हैं। अभी ये फेडरल गवर्नमेंट है, ये उनका काम है कि लोगों को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगें। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर है, एक और बाय डिज़ाइन किया गया है एनर्जी क्राइसिस। आपकी बिजली, गैस, पानी, ये भी बाय डिज़ाइन किया गया। आपके डैम नहीं बनने दिए गए। लोगों ने कहा जी हमारी लाशों पे ये डैम बनेंगे। क्यों? बड़े बड़े आपके जो डैम थे गुज़श्ता 50-50 साल से आपके मुल्क में, इंडिया ने देखें कितने डैम बना दिए। तो ये बाय डिज़ाइन डैम पे जितने पर्चे बने उसको जमा कर दिया जाए तो डैम बन जाएंगे। एग्जैक्टली। और डैम बड़े, ये एनर्जी क्राइसिस थे। आपका बिजली का कौन सा ऐसा मुल्क है दुनिया में जहाँ पे लोड शेडिंग होती है? ये दुनिया चांद पे चली गई। अच्छा, तो फिर जरदारी साहब कहते हैं जी हमें देना, हम संभालेंगे। वो तो ये कहते हैं हम संभालेंगे। 3-3, 4-4 दफ़ा संभाला है, तभी तो ये हाल हुआ है। ये उन्होंने संभाला है, नून लीग वालों ने संभाला है, पीपल्स पार्टी वालों ने संभाला है, उन्होंने संभाला है ना, तो तभी तो ये हाल हो गया। आज पता ही नहीं चल रहा कौन सा सिस्टम क्या है। तो एक्सपोर्ट आपकी तब बढ़ेगी जब यहाँ पे सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस जो है, जो बाय डिज़ाइन क्रिएट किया गया है, ये इतनी सफिशिएंट आपके पास जो सोर्सेज होंगे एनर्जी के, बिजली, गैस, पानी। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त कुछ कम है, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो में इस वक्त जो ये मार्च का सिलसिला है, ये आप कहाँ तक समझते हैं कि पीपल्स पार्टी कहाँ तक कामयाब होगी? क्या आपको क्या नज़र आ रहा है आगे? नहीं, मैं तो सिर्फ इस हद तक कहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने एक नाकाम कोशिश अपने, आप देखें ना, आप कोई मंशूर भी होता है, आपको लग रहा है थक जाएंगे पार्टी का कोई मंशूर, कोई पता ही नहीं है कुछ क्या हो रहा है। बैकग्राउंड होता है। आपने या तो पिछले 2-3 दफा प्राइम मिनिस्टर आप लोग रहे, आपने बहुत ज्यादा कोई 3-4 बड़े डैम बनाए हो, आपने कालाबाग डैम बनाया हो, 2-4 बड़े डैम बनाए हो, और पाकिस्तान के लिए कोई एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल कुछ चीज़ें की हों। आज आप वो सामने रख के बात करें कि जी हम ये करना चाहते हैं। हम जो पॉलिटिकली हम बात करते हैं तो हम वो अपने सामने, लोगों के सामने एक एग्जांपल रखते हैं कि जी ये हमने दुनिया में पाकिस्तान को 12वां तरक्की याफ्ता शहरों की लिस्ट में खड़ा किया है। ये काम हम करना चाहते हैं, हमें मौका दें। हम पूरे पाकिस्तान के लिए ये काम करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के जो गरीब पिसा हुआ तबका है उसको उठाना चाह रहे हैं। हम लोकल गवर्नमेंट की बात इसलिए करते हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे। लेजिस्लेशन की जो अमेंडमेंट की आर्टिकल 140 के अंदर चैप्टर ऐड करने की बात, या आर्टिकल 160 में डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को पैसे देने की बात, हम 500 घरानों से पाकिस्तान का जो जागीरदार वडेराना पूरे पाकिस्तान चारों सूबों का जो 500 घराने, उनके तसल्लुत से पाकिस्तानियों को आज़ाद करने की बात कर रहे हैं। इसलिए कि जब तक ये सिस्टम आप ग्रास रूट लेवल पे, हमें क्या है, आप आज मैं चीफ मिनिस्टर को नहीं पकड़ सकता, मैं अपने गली के मोहल्ले के काउंसलर को जाके पकड़ सकता हूँ कि जी ये पैसे आपके पास आए हैं, आपने काम क्यों नहीं किया। और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के हाउस के ऊपर ताकत को रोक दिया जाता है। हम उनसे मिल ही नहीं सकते, हमारा मैंडेट ही नहीं है, जनरल पब्लिक की एक्सेस नहीं है। चलें शारिक, लास्ट कमेंट आपसे लेंगे। क्या समझते हैं इस वक्त अगर आम आवाम को रिलीफ क्या मिलने जा रहा है, नहीं मिलने जा रहा? एक छोटा सा आंसर आप दे दीजिएगा इस हवाले से। मैं छोटी सी एक बात कहूँगा। नेल्सन मंडेला का एक कोट है कि गुर्बत जो है वो खैरात से ख़त्म नहीं होती, गुर्बत इंसाफ से ख़त्म होती है। बैलेंस लाएं सारी चीज़ों में, चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। हमारे यहाँ डिसीशन बहुत देर से होते हैं। अब ये जिस लॉन्ग मार्च की आप बात कर रही हैं,
जहाँ की गवर्नमेंट हाथ में, उस जगह के हालात तो ठीक कर लो, फिर जाके वफाक से बात करना। बहरहाल इस वक्त सिनेरियो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं उसमें यकीनन तमाम सियासी जमातों को मिल के काम करने की ज़रूरत है, ना कि सियासत खेलने की। मैं अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो प्रोग्राम में आए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।